हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो जिसमें हमने वर्क पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हीट। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, हीट क्या होता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जब कभी अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट, और दूसरा क्या है, कूल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा हॉट ऑब्जेक्ट से किधर की ओर, कूल ऑब्जेक्ट की ओर। तो जो एनर्जी का फ्लो हुआ, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कॉल्ड हीट। तो हीट के बारे में हम समझ गए कि अगर जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, हीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी का सिंबल हम लिख सकते हैं स्मॉल सी। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई अपने पास सिस्टम दिया है, जैसे सिस्टम क्या, एक गिलास पानी या एक बाल्टी भर पानी दिया है, या पूरे तालाब का पानी, कुछ भी अपने पास जो सिस्टम दिया है, उस सिस्टम का टेम्परेचर अपने को क्या करना है, 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। 1 डिग्री से इंक्रीज करने में जितना एनर्जी हमने हमें खर्च करना पड़ेगा, अपने को सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ऑफ द गिवन सब्सटेंस, या गिवन सिस्टम। जो भी अपने को सिस्टम दिया रहे, उसका टेम्परेचर 1 यूनिट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो सपोज करो, हमें डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कराने में कितना एनर्जी दिया गया, क्यू, मीन्स क्यू एनर्जी देने से डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए कितना एनर्जी दिया जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी। तो यही तो अपना क्या है, हीट कैपेसिटी। तो C इजकल टू क्या आया, क्यू बाई डेल्टा टी। और Q को लिख सकते हैं Q इजकल टू C डेल्टा टी। यहाँ पे C का यूनिट क्या होगा, C का जो यूनिट होगा, हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। C का यूनिट कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से। और Q का यूनिट क्या होगा, जूल, या फिर कैलोरी होता है, तो जूल पर टेम्परेचर के लिए केल्विन, या फिर कैलोरी पर केल्विन। तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल
पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब अमाउंट्स पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है, दोनों का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली एक गिलास पानी को कम हीट देना पड़ेगा और एक बाल्टी को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। मीन्स जो हमने हीट दिया वो किस पे डिपेंड करेगा? सैंपल साइज पे, सिस्टम के साइज पे। सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लिखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अब देखो, स्पेसिफिक हीट किसके लिए डिफाइन होगा? पर यूनिट सैंपल के लिए डिफाइन होगा। मींस पर ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है या पर केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा? तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज एनर्जी required to increase the temperature of 1 gram substance by 1 unit। तो देखो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है उसके लिए हमने बोला 1 ग्राम सब्सटेंस का। ये हो सकता है 1 केजी सब्सटेंस भी लिखा हो। 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाई 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो हमने अभी मोलर, यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी लिखा, ये जो सी था, वो हीट कैपेसिटी क्या था? पूरे सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर पर ग्राम के लिए डिफाइन करें तो ये जो हीट कैपेसिटी निकला था, ये किसके लिए निकला था? एम मास के लिए। हीट कैपेसिटी किसके लिए आया था? एम मास के लिए। एम मास का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। अब पर यूनिट मास के लिए अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? सी को एम से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से एक सिंबल इसको बना सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आया पर ग्राम के लिए या पर केजी के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका सिंबल लिख सकते हैं स्मॉल एस। तो स्पेसिफिक हीट इजकल टू क्या आया? सी बाई एम। और सी क्या होता है? सी देखो, सी क्या होता है? क्यू बाई, सी क्या है? क्यू बाई डेल्टा टी। सी क्या है? क्यू बाई डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हैं क्यू बाई डेल्टा टी इंटू स्मॉल एम। तो क्यू बराबर क्या निकला? एम एस डेल्टा टी। स्मॉल एस का यूनिट हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। क्यू जूल, एम क्या है? मास है, तो केजी ले सकते हैं या फिर ग्राम ले सकते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन में। तो इसका यूनिट बनेगा जूल पर ग्राम केल्विन या फिर कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अगर अपना वेट जो है केजी में दिया रहेगा तो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। यहाँ से देखो,
पर ग्राम के लिए डिफाइन हुआ है, स्पेसिफिक हीट पर ग्राम के लिए डिफाइन किया गया है। तो हमें पता है इससे पहले वाले क्लास में, स्टार्टिंग के क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर पर ग्राम के लिए डिफाइन हो, पर यूनिट के लिए डिफाइन हो, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो इंटेंसिव हो जाता है। तो यहां से बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज एन इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो, अगर हम 1 लीटर पानी लें या 100 लीटर पानी लें, हमें उससे मतलब नहीं है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? पर ग्राम का टेम्परेचर। इमेजिन करो कि अपने पास 1 बाल्टी पानी है और 1 गिलास पानी है, तो अगर पर ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कराने में हमें मान लो 10 जूल एनर्जी लगता है, तो बाल्टी भर का पानी हो या ग्लास में पानी हो, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पे सैंपल पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम अपना कितना बड़ा है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि पर यूनिट के लिए हमने डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ऐसे डिफाइन कर लेंगे, इट इज एनर्जी required to raise the temperature by 1 unit of 1 mole substance। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से इंक्रीज कराने में कितना एनर्जी खर्च हो। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस डिपेंडेंट कैसे हुआ? अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर ही ले लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर इसको लिखते हैं सीपी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका सिंबल होता है सीबी। तो मोलर हीट कैपेसिटी इसको लिख सकते हैं प्रोसेस डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट। और मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल के लिए डिफाइन हुआ है, इसीलिए यहां से एक बात हमें पता चल गया कि ये भी कैसा प्रॉपर्टी होगा? इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अगर मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस डिपेंडेंट है, तो एक ऐसा फंक्शन हुआ, पाथ फंक्शन। समझे? एक ऐसा फंक्शन है पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं, इट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है, डिपेंड करेगा कि पाथ को कैसे अचीव किए, मतलब कोई भी स्टेट में चेंज किए वो कैसे किए, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज लाए या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हमने थर्मोडायनेमिक स्टेट को चेंज किया। तो इट इज पाथ फंक्शन। नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं सीपी और सीबी है क्या। तो इमेजिन करते हैं एक गैस है क्लोज्ड कंटेनर में,
ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन। इसमें कोई गैस फील्ड है। और इसका गैस का मोल कितना है? 1 मोल। 1 मोल गैस फील्ड है। टेम्परेचर मान लो T है। सेम कंडीशन यहाँ पे एक लेते हैं। सेम गैस सब कुछ सेम है। इसमें भी गैस फील्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड। ये पिस्टन कैसा है? फिक्स्ड पिस्टन। यहाँ पे पिस्टन जो है वो मूव करने वाला नहीं है। ये क्या है? फिक्स्ड है। यहाँ पे फिक्स्ड स्टॉपर लगा दिए इधर। पिस्टन क्या हो गया? फिक्स्ड। अब इसमें कितना गैस है? 1 मोल गैस है। टेम्परेचर भी इसका T है। अब अपने को करना क्या है? नीचे से आग लगा दो। नीचे से आग लगा दो मतलब गरम कर। दोनों को गरम करना शुरू कर। जब आग लगाएंगे तो क्या होगा? जो पिस्टन फिक्स है ये तो ऊपर नहीं जा पाएगा। इस गैस का प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। गैस का प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो यहाँ से हमने एनर्जी दिया, आग लगा के जो एनर्जी दिया, वो एनर्जी कहाँ पे खर्च हो रहा है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में। सिर्फ और सिर्फ कहाँ खर्च हो रहा है? टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे जब एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी दिया, नीचे से गर्म किया, एनर्जी मिल रहा है गैस को। गैस का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ गैस क्या कर रहा है? धीरे धीरे एक्सपांड होगा। पिस्टन क्या होगा? ऊपर जाएगा। पिस्टन क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा, ऊपर जाएगा। इसके मतलब गैस एक्सपांड हो रही है, गैस वर्क कर रही है। तो हमने एनर्जी दिया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन गैस ने उसका एडवांटेज उठा लिया। गैस ने क्या किया? थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होना शुरू कर दिया। इसके मतलब हमें 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और वो कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? जितना वर्क कर लिया गैस ने। गैस ने जो एडवांटेज उठा लिया। हमने तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी दिया, लेकिन गैस कुछ वर्क कर लिया। तो जितना वर्क गैस ने कर लिया, उतना एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एनर्जी लॉस हो गया। गैस ने जो वर्क किया, वो एनर्जी क्या हो गया? लॉस। तो उतना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। समझे? तो देखो यहाँ पे जो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए एनर्जी हमने दिया 1 मोल को, उसको बोलते हैं सीपी। सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका सिंबल क्या है? सीबी। और इसका सिंबल क्या था? सीपी। तो यहाँ पे समझ आया कि नहीं? हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देखो पिस्टन फिक्स है इसमें, तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। इसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो एनर्जी देंगे वो सिर्फ क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेकिन इस वाले केस में जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी,
हाँ, प्रेशर जहाँ कांस्टेंट है, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी देंगे, टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ गैस ने कुछ वर्क कर दिया उस समय, जब तक हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे, सॉरी, जब तक इसको हम एनर्जी दे रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाना है इसका 1 डिग्री से, उसी बीच में गैस ने कुछ वर्क कर दिया, और वो जो वर्क करेगा वो क्या है, लॉस हो जाएगा एनर्जी का, तो उतना एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी दिया माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी दिया, दोनों का डिफरेंस आता है आर के बराबर। और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो आर का वैल्यू अभी तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आर का वैल्यू हम रख सकते हैं 8.31, या फिर 25/3 जूल पर मोल केल्विन, या फिर अप्रोक्स 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, या फिर 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। तो आर का 3 वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सीपी माइनस सीबी जो आर आया, इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। इसका डेरिवेशन देखेंगे थोड़ा आगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है कम देना पड़ेगा, सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आर के बराबर। अब ये जो वैल्यू है सीपी और सीबी का, हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो उसके लिए एक टेबल बनाता हूं। अगर एटॉमिसिटी अपने को दिया रहे, तो उसका सीबी सीपी और दोनों का रेशियो सीपी/सीबी, इसको बोलते हैं गामा। तो एटोमिसिटी मान लो दे दिया है 1। एटोमिसिटी कितना, एट, एट, तो एटोमिसिटी अगर 1 दिया है, तो उसमें कौन कौन से गैस आ जाएंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ईटीसी। तो सीबी का वैल्यू कितना आता है, 3r/2। और सीबी का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे, सीबी का वैल्यू 3r/2 रखो, तो सीपी माइनस 3r/2 इज इक्वल टू आर। तो सीपी बराबर कितना आया, आर प्लस 3r/2 इज इक्वल टू 5r/2। तो सीबी का वैल्यू याद रहेगा तो हम सीपी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीपी कितना आया, 5r/2, और दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3। तो कितना आया, 1.67। अगर एटोमिसिटी 2 हो तो क्या लिख सकते हैं, एटोमिसिटी 2 मतलब फॉर लीनियर
मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी दो है, या फिर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, एटोमिसिटी दो वाले, N2, O2, H2, F2, Cl2, और लीनियर मॉलिक्यूल मतलब CO2, N2O, etc। तो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए C भी आता है 5R/2, और Cp कितना आएगा 7R/2। दोनों का रेशियो आएगा 7/5 इज इक्वल टू 1.4। अगर कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स अगर दिया है, जैसे मान लो NH3 दे दिया, मीथेन दे दिया, H2S दे दिया, PS3 फॉस्फीन दे दिया, etc। कोई भी नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल्स दिया है, गैस दिया है, तो उसके लिए Cb का वैल्यू 3R और Cp का वैल्यू आता है 4R। दोनों का रेशियो आएगा 4/3 इज इक्वल टू 1.33 के आसपास। तो यहाँ पे देखो, एटोमिसिटी पहले में क्या था, एटोमिसिटी कितना था 1, और इसमें एटोमिसिटी कितना था 2, और पॉली एटॉमिक हो गया तो एटमोसिटी उसका क्या आएगा 2 से ज़्यादा भी आएगा। और नॉन ये लीनियर जो मॉलिक्यूल हैं उनका एटोमिसिटी क्या है 3 से ज़्यादा, यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा आ रहा है एटमोसिटी। तो जैसे एटोमिसिटी बढ़ रहा है, गामा का वैल्यू देखो घट रहा है, गामा का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये ध्यान में रखो कि एटोमिसिटी बढ़ता है तो गामा का वैल्यू घटता है, और इस गामा को क्या बोलते हैं पॉइसंस रेशियो, इसको क्या बोलते हैं पॉइसन रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एटोमिसिटी बढ़ेगा तो गामा का वैल्यू घटेगा। और यहाँ पे देखो जितने भी हमने सीपी वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर किया गया है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं किया गया है। मतलब पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो अगर अपने को सीपी और सीवी वैल्यू पता है तो इसका यूज किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, आगे देखने वाले हैं इसका बहुत सारा यूज आने वाला है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।